एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। और ये हमारा इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज रहे उसके बारे में जानेंगे और मनी की ज़रूरत हमें फिर क्यों महसूस हुई और मनी का वहाँ से लेके और कहाँ तक इवोल्यूशन हुआ है वो हम सब जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है साथियों वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का मतलब सीधा सीधा अगर मैं बताऊं आपको तो ये है कि मतलब मेरे पास कोई वस्तु है और किसी और के पास कोई वस्तु है तो हम दोनों आपस में आदान प्रदान वस्तुओं का कर सकें। जैसे मान लो कि मैंने अगर आलू दिया किसी को और उसके बदले में आज मुझे मान लो गोभी खानी है तो मैं उनको आलू दे के किसी को और उनसे गोभी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है ना। ठीक है, ठीक। तो ये हमें आपने सबने सुना होगा, जैसे अपन अपनी हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वैसे ही यहाँ पे मेसोपोटामियन सभ्यता है ये। ठीक है, ठीक है। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसमें कुछ चैलेंजेस थे या इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम जानेंगे। तो ये है कि डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ डिमांड वांट्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? देखो साथियों, इसका मतलब ये है कि इसमें चैलेंज ये आता है कि मान लो आज मुझे, जैसे मैंने बताया कि आलू और गोभी वाला एग्जांपल, कि आज मान लो मुझे गोभी खानी है लेकिन सामने वाला जिसके पास गोभी थी उसको आलू की ज़रूरत नहीं है, वो तो उससे मना कर देगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर दिक्कत आती है। तो वही बात है कि क्या दोनों तरफ से लोग हैं हर बार, मतलब ऐसा कोइंसिडेंस हर बार होगा कि हमें मतलब मिल ही जाए वो चीज़ जो हमें चाहिए और कोई और सामने वाला मिल जाए जिसको वो चीज़ चाहिए हो जो हमारे पास है? तो ऐसा चैलेंज है ये हर बार नहीं होता था। और ऐसे ही सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज हाई। मतलब मान लो हमारे पास, मतलब हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता था, मतलब और इसका एक हमेशा एक कॉस्ट रहता है, मतलब सर्च करने में। मान लो यहाँ किसी दूसरे शहर में जाना पड़े मान लो किसी चीज़ के लिए हमें, है ना। ठीक। और स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज इज डिफ़िकल्ट। तो देखो जैसे मान लो मैं आलू और गोभी की बात कर रहा था तो वो पेरिसेबल है, मतलब नाशप्राय है कि हाँ एक समय के बाद वो डिक्रीज हो जाती है उसकी क्वालिटी, है ना, तो वो ख़राब भी होती है, पेरिसेबल है। तो उसमें यह है कि रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू है उसकी कीमत है उसमें लॉस होता है। ठीक है, ठीक। तो और ये इट डजंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। मान लो कि आज मुझे गोभी की ज़रूरत है ही नहीं तो मैं काम क्यों करूँगा, तो कोई मुझे स्पेशलाइजेशन या मेरे को इनकरेज नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है जी, ठीक। आगे हम देखते हैं कि अब हमें बात आई कि ये कुछ चैलेंजेस हमने जो अभी पढ़े थे बार्टर सिस्टम में, उसके बाद हमें एक ऐसे मतलब चीज़ की महसूस हुई ज़रूरत कि जो चीज़ बीच में हो कि उसका इस्तेमाल करके हम कोई भी काम कर सकें। जैसे तो हमें वहाँ पे हमें मिला मनी मतलब जो हमारा पैसा है वही जिसे हम पैसा बोलते हैं। तो उसके फंक्शंस क्या क्या है साथियों वो देखते हैं हम। देखो इट मेजर्स द वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 किलो चना 20 रुपए का या कितने का भी है ना, तो वो मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर करता है कि कोई चीज़ कितने रुपए में मिलेगी। कि मान लो दूध है तो वो 50 रुपये लीटर आएगा, तो वो करता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लो मुझे अभी मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो मोबाइल फ़ोन मुझे जब ही मिलेगा जब मैं उसको मनी दूंगा किसी को, दुकानदार को, है ना। तो ये वही बात हुई कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो उसको मैं क्या दूं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, तो वो मनी है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं, तो याद रखना। ठीक है साथियों, ठीक। अब इसके सेकेंडरी फंक्शन, तो द्वितीयक फंक्शंस इसके क्या है, मतलब सेकेंडरी, तो वो ये है कि इट स्टोर्स द वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जैसे मान लो कि कश्मीर में रहने वाला एक सैनिक है, अगर वो अपने घर पे कहीं मान लो कन्याकुमारी में उनका परिवार है तो वो वहाँ पे पैसा भेजते हैं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू तो हुआ। ठीक। तो डेफर्ड पेमेंट, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो ऐसा है कि आपने सबने सुना होगा EMI, मतलब कहते हैं ना EMI पे फ़ोन ले लिया या EMI पे हमने कोई चीज़ ले ली, तो वो वही बात हुई कि मतलब डिफ़र्ड पेमेंट का मतलब था पेमेंट बाद में कर देना, अभी चीज़ ले लो। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब पैसे ही तो देखो बाद में भी, तो वही बात है। ठीक है, अब इसके मतलब कंटिंजेंट फंक्शंस भी होते हैं कुछ कि बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, कि हाँ हमारे मतलब बैंकिंग सिस्टम और हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है पूरा उसमें मनी का ही रोल रहता है, बिल्कुल। तो एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो मतलब हमें कोई चीज़ करनी है, मान लो कुछ प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए एम्प्लॉय को हम वेजेस देते हैं, पैसा देते हैं काम के बदले, तो वही तो बात हुई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मतलब सरकार भी देखो ये टैक्सेशन वाली बात भी है कि जैसे नेशनल इनकम हमारी सरकार की क्या रहती है, टैक्सेशन के थ्रू, तो वो भी तो टैक्स में सरकार पैसा ही तो लेती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम कि मनी का इवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तो देखो मनी पहले हमारे पास था कमोडिटी मनी,
तो मैं कमोडिटी मनी के बारे में आपको मैं बता दूं कि जैसे एंशिएंट टाइम में सीड्स वगैरह, सील वगैरह होते थे, बीड्स होते थे, जैसे आपने सबने देखे होंगे छोटे छोटे शंख जैसी आकृति के होते थे, समुद्र में मिलते थे, तो उनको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में पहले प्रयोग करते थे पुराने टाइम में, है ना, एंशिएंट टाइम में। तो वो पहले हमारा कमोडिटी मनी था, मतलब किसी वस्तु को मनी के रूप में हम बनाए, बात करें, ठीक है, उसकी या उपयोग करें। अब बात आई वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े तो मेटेलिक मनी। तो देखो मेटेलिक मनी ये है कि हम कॉइन वगैरह जो किंग्स ने पहले, मतलब मौर्यराज ने, गुप्ताज, हम पढ़ते हैं कि इनके राजा थे जैसे, तो अनेक डायनेस्टीज जो हैं, अनेक वंश, उनके जो राजा थे वो मतलब सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, चांदी के ऐसे सिक्के इशू करते थे, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ मैं साथियों आपको बता दूं, एक टर्म आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये क्या होता है? देखो इंट्रिंसिक वैल्यू है कि किसी चीज़ की, मतलब जैसे मान लो अभी आपके पास जो 5 का सिक्का या 10 का सिक्का होगा आपके पास, तो आप अगर उस सिक्के को फॉर्म जो है ना, जो चलता है, उसको डैमेज कर दो, मान लो उसको तोड़ मरोड़ के, और फिर आप उसको लेके जाओ, तो क्या वो 10 रुपये की कीमत का रह जाएगा? जी बिल्कुल नहीं रह जाएगा, ये आप सबको पता है। देखो यहीं पे बात आती है कि हमारे पास जो अभी के सिक्के हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उनकी अंतरात्मक जो मतलब वैल्यू हो सकती है वो नहीं है। पहले जैसे सिल्वर या गोल्ड के कॉइन होते थे, सिल्वर के या गोल्ड के, तो उनमें क्या रहता था कि अगर हम उसको पिघला भी दें तो कुछ और फॉर्म में भी वो रहता, तो वो सोना ही था, तो सोने की हमेशा कीमत रहती थी, तो उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। लेकिन अभी के सिक्के में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पेपर टोकन रिप्रेजेंटेशन एंड फियाट मनी। देखो अब मतलब यहाँ से कॉइन से हमारा एवोल्यूशन हुआ मनी का, तो हम पेपर की तरफ आए, जो हमें आज के टाइम पे हमें नोट्स दिखते हैं, जो है ना 2000 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, हालांकि 1000 का नोट बंद हो गया है, ठीक है, अपने यहाँ पे, ठीक है। उसमें एक टर्म आती है फियाट मनी, ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में, मैं आपको फियाट मनी और लीगल टेंडर क्या होता है ये सब मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। फिर आया हमारा बैंक मनी, डिपॉजिट मनी। देखो यहाँ से इवॉल्व होते थे, हम आए क्रिप्टो करेंसी पर। अब ये देखो हम यहाँ से इवॉल्व होते होते क्रिप्टो करेंसी पर आए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ना फिजिकल फॉर्म में नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये कोडेड वर्जन रहता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, आप सबको शायद पता हो। तो ये हम यहाँ तक आए, तो हमारा ये मनी का एवोल्यूशन कमोडिटी मनी से लेके, मतलब बेसिकली बार्टर सिस्टम से लेके, और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी में आपने सुना होगा बिटकॉइन, तो यहाँ तक आया। ये सब क्या है, मैं बिटकॉइन और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।